अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ दैट इज सिविक्स का चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। चलो लेट अस स्टार्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट जो है ये आपकी बुक जो है टेक्स्ट बुक, उसका चैप्टर नंबर 7 है जो कि यूनिट 4 में है एज़ पर योर सिलेबस। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो गवर्नमेंट होती है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस टाइप की होती है, कौन कौन इस एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, और ख़ासकर यहाँ पे स्टेट लेवल की हम बात करेंगे इस चैप्टर में, स्टेट लेवल पे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो ऑलरेडी हमने पिछले 1-2 चैप्टर्स पढ़े हैं, गवर्नमेंट एट द सेंटर, गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, तो वहाँ पे आपने बहुत कुछ सीखा गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट किस तरह फंक्शन करते हैं, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसी होती है सेंट्रल या स्टेट लेवल पे। लेकिन यहाँ पे आपको स्टेट लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है ख़ासकर एग्जीक्यूटिव वाली वो डिस्कस करेंगे, वो समझेंगे आप। तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि जो इंडिया कंट्री है, तो दिस इज़ द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री एंड वर्ल्ड 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री, जिसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, एंड द पॉपुलेशन इज़ नियर अबाउट 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, that is near about as per the census 2011 1.21 billion people। और ये जो इंडिया कंट्री है, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत किस्म के लोग इस कंट्री में रहते हैं, तो बहुत अलग अलग किस्म के क्लाइमेटिक कंडीशंस पाए। इस वजह से इतनी बड़ी कंट्री को एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट हुकूमत नहीं कर सकती, नहीं चला सकती है। तो इस वजह से इस को डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। और लेकिन जो आपकी टेक्स्ट बुक है, एज़ पर योर टेक्स्ट बुक, यहाँ पे जो डेटा है वो काफ़ी पुराना है, तो हम इस डेटा को भी देखेंगे और जो नया लेटेस्ट है उसके हिसाब से भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़। चूँकि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है इसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तब्दील किया गया है, और इससे पहले ही जो इंडिया थे देयर वर 29 स्टेट्स, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है उसको भी डिवाइड किया गया था इनटू 2 स्टेट्स, दैट इज़ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ थी, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को डिवाइड किया गया है इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इस वजह से अब इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ है। और ये जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ है इनमें अपनी गवर्नमेंट होती है स्टेट लेवल पे या यूनियन टेरिटरी में, कुछ यूनियन टेरिटरीज़ में भी अपनी गवर्नमेंट होती है जिसको वो चलाते हैं ताकि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छी तरह से काम करे। और ऑलरेडी हमने सेंट्रल जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है गवर्नमेंट एट द सेंटर, उसमें हमने देखे कि 3 सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स के जो लॉ बनाने का लॉ कैसे बनता है उसमें हमने देखा था। उसमें 3 लिस्ट्स हमने पढ़े थे। पहला लिस्ट था यूनियन लिस्ट, ये भी आपने पढ़ा है, स्टेट लिस्ट, और लास्ट है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में हमने देखा देयर आर 100 सब्जेक्ट्स जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो लॉ बनाए। इस तरह स्टेट गवर्नमेंट को 66 सब्जेक्ट्स में ये हुकूक मिलता है। इसी तरह जो कंकरेंट लिस्ट है तो यहाँ पे दोनों बना सकते हैं, स्टेट और सेंटर भी। यहाँ पे 47 सब्जेक्ट्स आते हैं, और इसके अलावा और कोई जो सब्जेक्ट रहता है जो इन तीनों में नहीं आता है वो भी हमने पढ़ा था, उसको हम कहते हैं वो पावर जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है, वहाँ पे लॉ बनाना, और उसको हम कहते हैं रेस्टोरी पावर। तो ऑलरेडी आपने ये पढ़ा है। अब जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होती है इंडिया, जो हमने कहा कि 29 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज़ है एज़ पर न्यू अकॉर्डिंग 2020 डाटा, और एज़ पर योर टेक्स्ट बुक 28 की 7 यूनियन टेरिटरीज़।
तो जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होती है ये किस तरह काम करती है, यहाँ पे कौन कौन होता है। तो सबसे पहले कि जो स्टेट होता है, जो ऑलरेडी हमने कहा इंडिया को डिवाइड किया गया है इंटू डिफरेंट स्टेट्स, और जो अब स्टेट होता है इसको भी हम सब यूनिट्स में डिवाइड करते हैं जिनको हम डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कहीं पे ज़्यादा एरिया होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, कुछ छोटे होते हैं। तो ये डिमार्केट किया जाता है बाय द, ये गवर्नमेंट ही डिमार्केट इनको करती है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए। और क्योंकि बहुत बड़े एरिया को हुकूमत करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, उसको चलाना ये मुश्किल काम होता है, जिसका बैकग्राउंड भी डिफरेंट टाइप का होता है, सोशली या इकोनॉमिकली या कल्चरली उनका डिफरेंट। तो इस तरह से इससे आसानी हो जाती है ये जो हम डिवाइड करते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस स्टेट्स को इनटू डिफरेंट स्टेट्स। और अगर हम देखेंगे हर स्टेट में स्टेट सेक्रेटरीट होता है, क्योंकि ये जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हम तमाम जो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, इनको हम डिवाइड किया करते हैं इनटू सेवरल या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बहुत सारे डिपार्टमेंट जो जैसे आप देखते हो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, R&B डिपार्टमेंट है, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, PHE डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से चले। और जो ये डिपार्टमेंट्स होते हैं इसका चार्ज जो होता है एक मिनिस्टर को मिलता है, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा पावर्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ा हमने। तो एक मिनिस्टर के पास किसी डिपार्टमेंट के, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, उसके पास एजुकेशन का पावर होता है, वो चार्ज रहता है इसका। और इसमें को चलाने में इस डिपार्टमेंट को जो वहाँ पे वो पॉलिसीज़ या बाकी जो स्ट्रेटजीज होते हैं, तो इनको इसमें असिस्ट करता है एक ऑफिसर जिसको हम कहते हैं सेक्रेटरी। तो हर डिपार्टमेंट में जो मिनिस्टर होता है उस मिनिस्टर को वहाँ पे असिस्ट करने के लिए एक सेक्रेटरी होता है, जो कि प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है इस मिनिस्टर को, जो कि तमाम जो पॉलिसीज़ या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं इस डिपार्टमेंट के, उनको इसमें असिस्ट करता है इस मिनिस्टर को। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो ये सेक्रेटरी होता है, तो ये एक सीनियर ऑफिसर होता है जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव IAS ऑफिसर होता है, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैरिंग आउट द पॉलिसीज़ एंड डिसीजंस जो कि गवर्नमेंट बनाता है। और इस सेक्रेटरी को भी असिस्ट करने के लिए कुछ ऑफिसर्स होते हैं इस सेक्रेटरीट में, तो वो भी इसको असिस्ट करते हैं इस काम में, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से चले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जम्मू का सिविल सेक्रेटरीट है और ये सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर का है। तो आपने देखा होगा, ये खासकर श्रीनगर को तो मैक्सिमम आपने देखा ही होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, अब जो हमने कहा स्टेट को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो वहाँ पे कैसे वो काम करते हैं, इसका इंचार्ज कौन होता है। तो डिस्ट्रिक्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का है। और अगर आप देखेंगे जो इंडिया में जो 28 स्टेट एज़ पर टेक्स्ट बुक हम पहले बात करेंगे, 28 स्टेट्स हैं जो 7 यूनियन टेरिटरीज़। तो 28 स्टेट में 606 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे बताते हैं, और जो 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें 20 डिस्ट्रिक्ट्स। लेकिन अगर आप देखेंगे एज़ पर 2020 डाटा, देयर आर नियर अबाउट 739 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया इन टोटल, in all the districts and union territories, 739 as per latest data। तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बुक पुरानी है इस वजह से मैं साथ साथ यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। तो ये 739 डिस्ट्रिक्ट्स। और अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे आगे आप देखोगे तो नियर अबाउट 86 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे टोटल इस स्टेट में, एज़ पर स्टेट अगर हम देखेंगे डाटा जो है। और इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो होता है, जो हेड होता है, जो कि इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉर द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है और डिप्टी कमिश्नर होता है, जिसको हम
यहाँ पे कहते हैं, डीसी भी कहते हैं हम अपनी ज़बान में, जिसका मतलब होता है डिप्टी कमिश्नर। और इसके बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है अलग अलग स्टेट्स में। और हमारे जो स्टेट जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे खासकर डीसी या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से भी पुकारा जाता है। और इस डीसी को भी, इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को भी इस काम में असिस्ट करने के लिए फिर इस डिस्ट्रिक्ट को में हम डिवाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए सब डिवीजन्स में। और इस सब डिवीज़न लेवल पे इसको सब डिविजनल ऑफिसर होता है जो कि इस सब डिवीज़न पे इसको असिस्ट करता है। और इसी तरह फिर ये सब डिवीज़न जो है इनको हम डिवाइड करते हैं इन तहसील्स, और तहसील लेवल पे इसका जो हेड होता है दैट इज़ द तहसीलदार। और इसके साथ साथ यहाँ पे उसके बाद नायब तहसीलदार भी होता है। और उसके बाद तहसील को हम डिवाइड करते हैं ए ग्रुप ऑफ विलेजेस दैट इज़ कॉल्ड द ब्लॉक्स, जिसका हेड जो होता है यहाँ पे बुक में जो लिखा है कैनोगा, तो ये दो वर्ड है, बाहर हिंदुस्तान में इसको कैनोगा बोलते हैं, लेकिन हम कहते हैं यहाँ पे बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर, बीडीओ, हाँ, बीडीओ। और अब उसके बाद ये ब्लॉक जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस विलेजेस, जो ऑलरेडी हमने कहा ग्रुप ऑफ विलेजेस। और इस विलेज में जो ये डेटा फराहम करता है गवर्नमेंट को, दैट इज़ द पटवारी, जो विलेज लेवल पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का से हेड होता है एक गाँव का। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दिखाया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं इसके पास, लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन रखता है डिस्ट्रिक्ट में, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन इसके पास होती है, टैक्स कलेक्शन करता है, और इसके बाद कोऑर्डिनेशन करता है अलग अलग स्टेट से या अलग डिस्ट्रिक्ट से भी। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जो हमने कहा डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं इसको बहुत सारे, जो ऑलरेडी मैंने कहा बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। तो एक अहम अफसर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की ज़िम्मेदारी होती है इसको ज़िला अधिकारी भी कहते हैं, ज़िला अधीक्षक भी कहते हैं, ज़िला मजिस्ट्रेट भी कहते हैं या डिप्टी कमिश्नर। और इसके बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट ये एक इम्पॉर्टेंट अफसर होता है। और इसकी जो फंक्शंस के हिसाब से इसको बहुत सारे नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है ये। और ये सारे डिजिग्नेशन जो होते हैं तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ही पड़ता है। और इसकी जो ऑलरेडी हमने कहा, सबसे पहले ये एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करता है, यहाँ पे डेवलपमेंटल वर्कर्स को, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट वर्कर्स होते हैं उसमें ये उस पर काम करता है, उस पर नज़र रखता है, उसको चलाता है। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है डिस्ट्रिक्ट में, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन जो रिकॉर्ड होता है, रिन्यू होता है, टैक्स कलेक्शन। तो इस तरह ये कोऑर्डिनेशन बाकी गवर्नमेंट इदारों के साथ यही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही करता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सब डिविजनल ऑफिसर जो होता है, जो मैंने कहा सब डिविजनल लेवल पे ऑफिसर होता है जो कि असिस्ट करता है डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कलेक्टर को या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को, ज़िला अधिकारी को। तो ये इसको हम कहते हैं सब डिविजनल ऑफिसर। तो ये या डिप्टी कलेक्टर भी इसको कहते हैं। तो ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से होता है। और जो ये सब डिविजनल और डिप्टी कमिश्नर होता है, ये परफॉर्मेंस इन द जो मतलब फंक्शन जो डिप्टी कमिश्नर की होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसी तरह सब डिविजनल लेवल पे इस सब डिविजनल ऑफिसर की होती है। इसी तरह तहसीलदार जो होता है, जो तहसील लेवल पे हेड होता है, जो सब डिविजन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू वेरियस तहसील्स, और इस तहसील का हेड होता है तहसीलदार जो कि इसका चार्ज होता है। तो ये जो है ये भी जनरली KAS कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अगर हम स्टेट में देखेंगे कैडर से होता है। और ये जो है दे आर असिस्टेड इन देयर ड्यूटीज़ बाय नायब तहसीलदार जो या अदर तहसील ऑफिशियल्स होते हैं
इनको असिस्ट करते हैं इस काम में तहसीलदार को। उसके बाद जो कोंगा या पटवारी होता है, कोंगा जो मैंने कहा ये बाहर कहते हैं इसको, यहाँ पे इसको बीडीओ कहते हैं। फिर से मैं यहाँ पर बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर। तो दे मेंटेन द रेवेन्यू रिकॉर्ड जो विलेज का होता है, तो ये हेल्प करते हैं एंड हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो ज़मींदारों से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। तो ये जो बीडीओ या पटवारी होता है ये इनका ख़ास काम होता है। पटवारी का और भी काम होता है जो विलेज लेवल पे जो लैंड होती है उसका रिकॉर्ड रखना, उसके मैप रखना, किसकी कितनी ज़मीन है, किस ज़मीन में क्या खेती बाड़ी होती है, क्या काश्तकारी होती है, कौन सी फसल गाँव में उगती है। तो ये सारा डिटेल्स पटवारी को ही रखना पड़ता है। उसके बाद जो टॉपिक है दैट इज़ द डेवलपमेंट एंड चेंज। क्योंकि इंडिया जो है ऐसी कंट्री है जो कि 1947 तक अंडर द कॉलोनियल रूल थी, तो काफ़ी ज़्यादा पीछे थी, जिसको हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसने तेज़ी से काम किया डेवलपमेंटल वर्क्स में और इंडिया को काफ़ी आगे पहुंचाया है। और ये एक डेवलपमेंट, ये एक वेलफेयर स्टेट ही कहलाता है, क्योंकि इसने वेलफेयर और डेवलपमेंट अपने जो लोग हैं यहाँ पे सिटीजन्स हैं इंडिया के, इनकी वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। और इसका जो ख़ास ऑब्जेक्टिव रहा है हिंदुस्तान जो इंडियन गवर्नमेंट है इंडिया के, तो दैट इज़ टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। जो यहाँ पे लोग थे काफ़ी गरीब, क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री थी, काफ़ी गरीब लोग थे यहाँ पे, तो इनके लिविंग स्टैंडर्ड को रेज़ करना ये ख़ास इनका मकसद था। इसके अलावा एजुकेशन को प्रमोट करना, ह्यूमन डिग्निटी, प्रमोट ह्यूमन डिग्निटी, इस तरह जो बाकी जो शोबे हैं इनको डेवलप करना अपनी सोसाइटी में। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी इकदाम उठाए, काफ़ी स्टेप्स उठाए ताकि हिंदुस्तान की और इसके यहाँ के लोगों की जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले 1951 में एक प्रोग्राम, एक प्लान लॉन्च किया गया जिसको हम कहते हैं 5 ईयर प्लान। तो ये आप आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको हम बताएंगे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था दैट वाज फ्रॉम 1951 टू 1956। और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स है इस 5 ईयर प्लान के, दैट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इस तरह है फुल एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचर और रिसोर्सेज। और जो मैं कहूँगा जो पहला 5 ईयर प्लान था 1951 टू 1956, इसका ख़ास जो ज़्यादा रहा वो एग्रीकल्चर पे ही रहा, क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री थी इंडिया, तो ज़्यादा पहले इसका जो फोकस रहा वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही रहा। इसी तरह जो हमने पीछे पढ़ा, जो कलेक्टर होता है या सब डिविजनल ऑफिसर होता है या तहसीलदार होता है या बीडीओ होता है, तो ये तमाम अफसर जो है अपनी लेवल के हिसाब से सोसाइटी में डेवलपमेंटल वर्क्स काफ़ी ज़्यादा करते हैं ताकि हिंदुस्तान और इंडिया और इसकी सोसाइटी वो जो है वो डेवलप हो जाए। इस तरह गवर्नमेंट ने लोकल लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ है, चाहे वो विलेज में या सिटीज़ या टाउन्स में, रूरल एरियाज़ में या अर्बन एरियाज़ में, तो अर्बन एरियाज़ में इसके लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और जिसमें म्युनिसिपल कमेटी और नगर पंचायत होता है। और इस तरह रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे पंचायत राज सिस्टम होता है जिसके 3 लेवल्स होते हैं, दैट इज़ ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत जिसको हम कहते हैं, जो कि विलेज लेवल पे होता है। इस तरह पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है या जिसको हम कहते हैं ब्लॉक समिति भी। और हाईएस्ट लेवल जो पंचायत की होती है दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसको हम कहते हैं ज़िला परिषद या ज़िला पंचायत। तो ये अपने अपने लेवल के हिसाब से सोसाइटी में डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए काम करते हैं, इस पे नज़र रखते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले और हिंदुस्तान और इसकी सोसाइटी आगे बढ़े। और उसके बाद अगर आप देखेंगे आज जो हिंदुस्तान जो है इंडिया, देयर आर साइंस ऑफ वेलकम चेंजेस, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आज इंडिया में आप देखने को मिलती हैं, काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट के तरफ बढ़ता जा रहा है। एक डेवलपिंग कंट्री है स्टिल, इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, बट ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है।
जल्द ही इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी। और अगर आप देखेंगे बहुत सारे इकदाम जो इंडिया ने उठाए सोसाइटी में अपने लोगों को उनके जो मुश्किलात हैं वो दूर करने के लिए, उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स बनाना, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, स्कूल्स, इस तरह सेंटर्स फॉर अडल्ट लिटरेसी। तो काफ़ी ज़्यादा इकदाम गवर्नमेंट उठाए ताकि यहाँ पे जो लोकल लेवल या जो गाँव का दूर दराज इलाकों के भी लोग हो उनको भी फ़ायदा मिले और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इंडिया लोगों का वो इम्प्रूव हो जाए। इस तरह अगर आप देखेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है हेड, दैट इज़ द चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसको हम सीएमओ कहते हैं, जो इस हेल्थ डिपार्टमेंट में अपनी लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, इसको चलाता है। इस तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट का होता है चीफ एजुकेशन ऑफिसर, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलाता है, जो कि इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के। और अगर आप देखेंगे इंडिया में जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी स्टैंडर्ड है, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव कर रहा है। पर ईयर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है लिटरेसी रेट में इंडिया की। और अगर आप देखेंगे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, दैट इज़ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, तो उसमें भी उनकी तादाद भी बढ़ने लगी है दिन ब दिन। और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम खासकर। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, NAEP, नेशनल लिटरेसी मिशन, NLM, इस तरह एज़ पर अगर आप देखेंगे 2011 सेंसस के हिसाब से अगर आप देखेंगे लिटरेसी रेट जो इंडिया की है दैट इज़ 74.04% एज़ पर, ये है 74.04% एज़ पर 2011 सेंसस। क्योंकि सेंसस जो है ये आफ्टर एवरी 1 डिकेड होता है, जो पिछला हुआ है 2011 में, अब 2000 नेक्स्ट ईयर जो 2021 में नेक्स्ट सेंसस हो जाएगा। तो उससे हमें पता चलेगा कि आज लिटरेसी रेट का कितनी है इंडिया की। लेकिन एज़ पर द लास्ट डेटा दैट 2011 सेंसस इट इज़ 74.04। अगर हम देखेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट की लिटरेसी रेट वो भी इम्प्रूव हो रही है। 2001 में जो थी लिटरेसी रेट जम्मू एंड कश्मीर दैट वाज 55%, काफ़ी ज़्यादा कम, लिटिल बिट मोर 50%। लेकिन जो एज़ पर 2011 सेंसस 68%, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिन ब दिन हो रही है लिटरेसी रेट में भी। और यहाँ पे बताऊँगा मैं कि जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है दैट इज़ द केरला स्टेट की है, दैट इज़ नियर अबाउट 94%। और जो लोएस्ट है दैट इज़ बिहार की सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है। और इस तरह अगर आप देखेंगे इस में भी बहुत सारे मतलब स्टेप्स उठाए गवर्नमेंट में ताकि जो रूरल पॉवर्टी है वो एलिवेट हो जाए, वो दूर हो जाए। तो इसके लिए सेंट्रली फंडेड स्कीम्स लॉन्च किए गए, जैसे सोशल वेलफेयर स्कीम्स, तो जिसका ख़ास मकसद था फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द पुअर। और जो इसमें जो ख़ास स्कीम्स है एजुकेशन डिपार्टमेंट भी यहाँ पर देखोगे दैट इज़ द मिड डे मील्स, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है फ्री मिड डे मील, दैट इज़ अ लंच फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स में अप टू मिडल स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। इस तरह और भी बहुत सारे स्कीम्स जैसे SSA सर्वा शिक्षा अभियान, जिसका ख़ास एक प्रोग्राम है, ये एक स्कीम है जिसके मुताबिक इसका ख़ास मकसद है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना। और अगर आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज़ पर द 86th अमेंडमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया है, दैट इज़ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। मतलब ये हर किसी माँ बाप को अपने बच्चों को ये एजुकेशन ज़रूरी देनी है अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज़ अप टू 8th क्लास।
और अगर कोई माँ बाप नहीं देता है तो उसको सज़ा हो सकती है इसमें। तो इसी तरह इस SSA के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा इकदाम उठाए गवर्नमेंट ने कि जो क्लास रूम्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में या टॉयलेट्स है, ड्रिंकिंग वाटर, मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड, तो इन सब को इम्प्रूव करना ये गवर्नमेंट में इस स्कीम में गया। तो इसी तरह बहुत सारे और भी स्कीम्स गवर्नमेंट में लॉन्च किए हैं फॉर इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, दैट इज़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एजुकेशन गारंटी स्कीम EGS, अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन AIE, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल NPEGEL, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नेशनल मीन्स कॉम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMS, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA रमसा जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जिसका ख़ास मकसद ये है कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो जाए। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो इंडिया जो है ये इस एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से चलाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं हर लेवल पे। और इसमें हमारी भी ड्यूटी रहते हैं कि हम भी गवर्नमेंट का इसमें हाथ बढ़ाए और अपनी सोसाइटी को हम डेवलप करें, इम्प्रूव करें। तो दैट इज़ ऑल टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग, डू रिमेंबर मी इन योर प्रेशियस प्रेयर्स, अपने दुआओं में मुझे याद रखना, और स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि यहाँ पे दिन ब दिन कोविड-19 केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।